तो हर कोई घूमना चाहता है सर। आप बताएं कि दुनिया कैसे घूम सकती है। इंस्टाग्राम के जमाने में 2019 की अगर हम बात करें तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि ट्रैवल इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो सकती है। और 2025 में प्रोजेक्शन है कि 2.7 ट्रिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री होने वाली है। अगर आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखना है तो आप जाओ नॉर्वे स्वीडन, राइट। इग्लू में रहना है तो आइसलैंड चले जाओ, राइट। पूरा एक ही दिन में 24 घंटे जो है, जैसे होता है कि दिन मैंने देखा 18 घंटे का दिन, तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और बहुत सारे हैप्पी पीपल देखने हैं तो आप फिनलैंड चले जाओ। तो फिनलैंड इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अगर आपने सुना होगा तो वैसा है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली विजिटर वीजा से वो क्या डिफरेंस होता है डॉक्यूमेंटेशन में, कि विजिटर वीजा में आपको कोई बुलाता है, स्पॉन्सर करेगा, ये आएगा और मेरे घर पे रहेगा। यस। टूरिस्ट वीजा में क्या रहता है, होटल कंफर्मेशन रहता है। यस। और बिजनेस वीजा में क्या रहता है कि कोई कंपनी उसको इनविटेशन भेजेगी। नमस्कार, कानन वीजा इनसाइट के इस विशेष पॉडकास्ट में मैं ध्रुदीप ठक्कर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। संस्कृत में कहा जाता है कि पर्यटन पृथ्वी सर्वा गुणान्वेषण तत्पर, यानी कि जो गुणों की खोज में रहते हैं वो लोग पूरी पृथ्वी घूमते हैं। तो आप में से भी ज्यादातर लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि लाइफ में अगर हम सब कुछ कर ले तो उसके बाद हमें वर्ल्ड टूर पे जाना है, दुनिया घूमने के लिए निकलना है। तो आपकी इसी फरमाइश पे आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको दुनिया घूमनी है तो आप कैसे घूम सकते हैं। और ये बताने के लिए हमारे पास आज है बहुत ही खास मेहमान। आशीष सर हमारे साथ है और विकी सर हमारे साथ है, जो कि एचओडी है ट्रैवलिंग डिपार्टमेंट के कानन.co में। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ही खास पॉडकास्ट में। सर अभी अगर हम बात करें तो ये इंस्टाग्राम का जमाना है और मेरे पास एक सर्वे है जिसमें ये कहा जाता है कि 75% जो ट्रैवल करते हैं वो सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं। 57% लोग जो है वो अपनी पोस्ट, मतलब जैसे ही वो ट्रैवल करके आते हैं तो अपनी पोस्ट वो सोशल मीडिया पे डालना पसंद करते हैं। 51% लोग डाइंग के लिए उनका एक प्रेफरेंस रहता है। 2023 की बात करते हैं तो 49% लोग ऐसे हैं कि जो ऐसी जगह पे जाना प्रीफर किया उन्होंने जहां पे उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देखे थे कि इस जगह पे हमें जाना चाहिए। और 48% लोग ऐसे हैं जो मतलब शो ऑफ करने के लिए वगैरह ट्रैवल को चूज करते हैं। तो कोई भी रीजन रहा हो, लेकिन अगर मुझे दुनिया घूमनी है, क्योंकि इंस्टाग्राम के जमाने में 2019 की अगर हम बात करें तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि ट्रैवल इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो सकती है। और 2025 में प्रोजेक्शन है कि 2.7 ट्रिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री होने वाली है। तो हर कोई घूमना चाहता है सर। आप बताएं कि दुनिया कैसे घूम सकते हैं। शायद इससे ज्यादा हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि अभी जैसे इंस्टा पे आ रहा है और जैसे सोशल मीडिया में चल रहा है, फेसबुक पे, तो कहीं ना कहीं एक चीज रहती है कि भाई ये लोग घूमने गए, हम लोग क्यों नहीं जा सकते। यस। दूसरी चीज है कि कई कई शॉर्टकट्स भी निकल आते हैं, कई कई बार कैंपेन्स होते हैं, कई कई बार ऑफर्स आती है। सो ऑफर्स में सब लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी ऑफर्स जो रहती है उसमें कई लोगों के बुकिंग्स हो जाते हैं। तो अभी आपने सुना होगा या देखा होगा कि भाई दुबई है तो 13,000 रुपये में रिटर्न टिकट तो नई दिल्ली की मिलती है अभी। yes. तो ये दुबई की भी मिलने लगी थी। okay. तो एट दैट मोमेंट सब लोगों ने बुकिंग करवा लिया। सो ऐसे ही यूरोप में भी आता है फेयर, ऐसे ही सब एयरलाइंस फेयर निकालती है। जैसे अभी लास्ट अगर देखे तो एयर विस्तारा है, उसका कल लास्ट दिन था, राइट। अभी वो एयर इंडिया में कन्वर्ट हो गया है। तो जैसे एक ऑफर्स निकलती है, कई बार क्या होता है कि एयर इंडिया ऑफर निकालता है तो ये सोशल मीडिया पे बहुत ही क्विकली स्प्रेड हो जाता है। उसकी वजह से जो बुकिंग्स चाहिए उससे भी ज्यादा बुकिंग्स कई बार हो जाते हैं। हमने देखा है कि हम लोग बुकिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सीटें नहीं मिलती और सेम डे विद इन 10-15 मिनट में बुके सब सीट सेल हो जाती है। yes. तो ये इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का। दूसरा एक कम्युनिकेशन होता है कि भाई मेरे को ये मिली है, मैं जा रहा हूँ, आप लोग आ रहे हो नहीं। सभी फ्रेंड सर्कल में भी ग्रुप्स रहते हैं। तो खर्चे भी देखे तो वैसे भी अभी होटल्स में भी ऐसा है, अभी एयरबीएनबी आ गया है।
तो एयरबीएनबी भी ऐसे एक अच्छी से टक्कर दे रहा है कई लोगों को। जैसे होटल्स में रहने की वजह वो लोग एयरबीएनबी पसंद करते हैं, यस। तो घूमने फिरने का तो वो बाद में देख लेंगे, ऐसा है। तो ये बहुत ही बड़ा होने वाला है ट्रैवल एंड टूरिज्म सेगमेंट। इंडिया में भी अभी आप देखो तो हर घर से दिवाली में भी लोग निकलने स्टार्ट हो गया है। जैसे पहले हम लोग घर पे रहते थे, घर में दिवाली, गांव में दिवाली एंजॉय करते थे, ये टाइप में अभी ऐसा नहीं है। हम लोग उदयपुर में कर रहे हैं, किसी ने बोला मैं केरला में हूँ, कोई बोल रहा है कि मैं लंदन में हूँ। भाई लंदन में दिवाली कैसे हुई? पर करते हैं लोग, राइट। तो वो लंदन गया है तो अभी हम लोग भी स्विट्जरलैंड जाएंगे। सो ये भी एक रहता है। तो बस ऐसा ही है ट्रैवल इंडस्ट्री में। और कई लोगों लेजर के लिए जाते हैं, जैसे यूरोपियन कल्चर्स है, तो यूरोपियन लोग क्या करते हैं कि 6 महीना काम किया, 6 महीना घूमने का। वो अपने जितना भी कमाई है ना वो स्पेंड करते हैं घूमने के लिए। सो वो लेजर, जैसे आज हमने उन लोगों ने इंडिया पकड़ा है तो इंडिया पूरा घूमेंगे। जैसे गोवा में 1 महीना रहेंगे, केरला में 1 महीना रहेंगे, शिमला में रहेंगे, कहीं ना कहीं से एयरबीएनबी या फिर कुछ ना कुछ ढूंढ निकाल के। कई अच्छे लोग होते हैं तो वो होटल भी पूरी, जैसे मैरियट है और हयात है, तो ऐसे एकॉर्ड ग्रुप्स है, तो उसमें उनकी मेंबरशिप रहती है। सो वो मेंबरशिप पे पॉइंट्स मिलते हैं। जो जब भी पूरे 6-7 महीने वो कार्ड ही घिसते हैं और उसमें जो पॉइंट्स आते हैं उसके पॉइंट्स के बेसिस पे वो लोग वहाँ पे रुकते हैं। तो उनका रहने का भी फ्री हो जाता है और कई बार उनको अच्छी डील भी मिल जाती है। तो इस तरीके से अभी ट्रैवल टूरिज्म में बहुत सारे हैक्स है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको मालूम नहीं है, आपको फ्री भी घूमना है, तो सालाना आप अपने क्रेडिट कार्ड से फ्री में घूम सकते हो, अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना आता है। अभी पहले हम सोचते थे क्या कि क्रेडिट कार्ड लेंगे तो हमें चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा, वो 30% एक्स्ट्रा ले रहा है, 3% महीने का ले रहा है। पर वो टाइम से भर देंगे तो उसमें जो पॉइंट्स मिलते हैं उसके बेसिस पे भी हम, ऐसा हो सकता है कि 1 साल या 2 साल आप ट्रैवल अपना क्रेडिट कार्ड यूज करो और ऑन दैट बिहाफ आप 6 नाइट 7 नाइट फ्री घूमो। इवन एयरलाइंस में घूम सकते हो, होटल में अपना स्टे ले सकते हो। तो ऐसा सब कुछ होता है, पर वो आपको करना आना चाहिए। तो सर, आपको पता था कि ट्रैवल इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने वाली है? बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन फ्रॉम IIM आपने ये ट्रैवल इंडस्ट्री को चुना है, तो पहले से पता था कि ट्रैवल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, या बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी? क्योंकि हमें लगता है कि मतलब चलो घूमने जाने, लेकिन उसके साथ बहुत सारी वीजा भी आते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही ज्यादा रहती है। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी सही बात है आपकी, क्योंकि कई लोगों को मालूम नहीं है क्या क्या है कि बेसिकली वी आर इंडियन। सो हमारा क्या होता है कि इंडियन नेशनल पासपोर्ट है। अगर हमें इंडिया में कहीं पे भी घूमना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह आधार कार्ड चल जाएगा, पैन कार्ड चल जाएगा या ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा। पर अगर आपको बाहर किसी भी कंट्री में जाना है, अगर आपको नेपाल भी जाना है ना, तो भी आधार कार्ड नहीं चलता। आपको मालूम है नेपाल में वहाँ पे अपने को जो आधार कार्ड है वो इनवैलिड है, वहाँ पे आपको वो वोटिंग कार्ड दिखाना पड़ता है या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ता है। तो भूटान है ऐसी कंट्री जिसमें वीजा की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जिसमें वीजा की जरूरत नहीं है। कई कंट्रीज है जिसमें ई वीजा की जरूरत होती है। अभी ई वीजा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा होता है जो ऑन 3 और 4 वर्किंग डेज में मिल जाता है। वो एक पेपर बेस्ड आता है, ईमेल पे आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा। कई कंट्रीज में आपको प्री अप्रूवल लेना पड़ता है, जैसे हांगकांग है तो आपको उसमें प्री अप्रूवल लेना पड़ता है। कई कंट्रीज है जिसमें आपको स्टैंपिंग वीजा लगेगा, तो वो आपको करना पड़ेगा। कई कंट्रीज में ऑन अराइवल वीजा है। सो वीजा ऑन अराइवल फॉर इंडियन नेशनल्स अगर आप देखोगे तो गूगल पे आपको मिल जाएगा मोर देन 30 to 40 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे आप ऑन अराइवल वीजा कर सकते हो। तो वो भी आप इंडिया से बाहर स्टैंपिंग करवा सकते हो। जैसे अभी बाली इंडोनेशिया है, राइट, तो वो वहां पे वीजा ऑन अराइवल है। थाईलैंड में वीजा ऑन अराइवल है। इवन मलेशिया इज राइट नाउ, मलेशिया में भी वीजा ऑन अराइवल है, राइट। पहले ई वीजा था, अभी कई जैसे रूल्स चेंज होते रहते हैं, पर ये वीजा ऑन अराइवल की सिस्टम रहती है। अभी दुबई है तो ई वीजा है, राइट। तो ऐसी कंट्रीज है तो वहाँ पे हम ई वीजा करके जाते हैं। फिर बाद में नॉर्मल वीजा होता है जो विजिटर होता है, टूरिस्ट होता है, उस तरीके के वीजा करके हम कंट्री पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं सर। अगर आप चाहो ना तो पूरा वर्ल्ड भी घूम सकते हो। तो मेरा बस यही सवाल है कि अगर मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है, दुनिया की सारी कंट्रीज अगर मुझे घूमनी है, तो वक्त कितना लगेगा और प्रोसेस क्या रहेगा? उसका कोई स्पेशल वीजा आता है और या फिर वही हर कंट्री का अलग अलग वीजा लेना है? क्या है मतलब? आज तक मेरा ख्वाब है कि चलो पूरी दुनिया घूमते हैं, लेकिन पता नहीं है कि ये प्रोसेस क्या होता है। इसमें क्या होता है कि आपको वर्ल्ड घूमना है, पहली चीज,
तो ये आप मिनिमम कितना टाइम होना चाहिए, मैं हाँ। वहां से बताता हूँ। आगे तो आप जितना घूम सकते हो उतना, और आपने जितना वो पैसा क्रेडिट खर्च कार्ड की सकते भी हो। स्कीम दी हुई है कि मतलब हाँ क्रेडिट कार्ड यूज कर लो, पूरी दुनिया घूम लो, हाँ, तो वो झंझट ही खत्म। वो झंझट ही खत्म। पर उसमें क्या होता है कि देखो आप अगर आप वर्ल्ड में देखो तो बहुत सारी अ, जैसे कंट्रीज है। अभी वो कंट्रीज में क्या होता है कि हम लोग एशियन गिने जाते हैं। जब कॉन्टिनेंट के वाइज देखें तो 6 कॉन्टिनेंट है। 6 कॉन्टिनेंट में एक एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, फिर ओशियाना है, अमेरिकाज है। सो उस सब में आपको अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग वीज़ा ज़रूरत पड़ती है। पर एक ऐसा वीज़ा है जिसमें आप मोर देन 26 से 27 कंट्री आराम से घूम सकते हो और एक ही वीज़ा लेके, तो वो ओके। है यूरोप कंट्रीज। ओके। अगर आप यूरोप कंट्रीज में शेंजन वीजा अप्लाई करते हो देन देयर आर चांसेस कि आपको 26-27 कंट्री घूमना है तो आप एक साथ में घूम सकते हो। अभी एक कंट्री घूमना है तो ऐसा नहीं है कि हम 1 या 2 दिन में घूम सकेंगे। हमें उतना पैसा भी चाहिए वहां पे घूमने के लिए, नहीं, वो तो क्रेडिट खर्चा भी कार्ड से मिल करना। जाएगा ना। क्रेडिट कार्ड जितना होता है उतना उस तरीके से आप यूज कर सकते हो, बात सही है। पर अगर यूरोप घूमना है तो समझ लो कि मोर देन 3 to 4 लाख रुपीज अगर आप डालते हो तो आप अच्छी तरह से यूरोप घूम सकते हो। घूम सकते वो 15-17 दिन की आइटनरी होती है, जिसमें 4-5 कंट्रीज से लेके कई लोग जैसे हर एक कंट्री में घूमते हैं तो 15 दिन में 12 कंट्री घूमते हैं, कई लोग 15 दिन में 5 कंट्री घूमते हैं। इज इट वर्थ इट 15 दिन में 12 कंट्री? ये डिपेंड्स कैसा Okay, क्या कस्टमर होता है, हाँ। उनका पर्टिकुलर उनकी रिक्वायरमेंट किस तरीके से होती है, उनको किस तरीके से घूमना है। कई कई बार होता है कि एक दिन जर्मनी में किया, दूसरे दिन स्विट्जरलैंड होता है, और 2 दिन स्विट्जरलैंड रहने के बाद 3 दिन इटली होके वापिस वहां से वेनिस होके निकल जाएंगे। तो वो पूरा ट्रैवल रहता है। पर उसमें एक चीज ये लोग भूल जाते हैं कि भाई वहां पे स्टैंपिंग नहीं होता है। जैसे अगर यहाँ पे आप सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड कर रहे हो तो वहां पे स्टैंपिंग लगेगा, तो पासपोर्ट में स्टैंप्स आएंगे। हाँ। तो यूरोप में क्या होता है कि एक शेंजन वीजा होता है, आप हाँ। जितने दिन का मांगोगे। मैंने 15 दिन का अगर प्रोसेस किया है, मेरा 15 दिन का टूर है, तो अगर मैं फर्स्ट टाइम हूं तो मेरे को शायद वो 15 दिन या 16 दिन का वीजा देंगे विद द सिंगल एंट्री। ओके। सो पहली बार जब अप्लाई करते हो तो पहली बार आपको सिंगल एंट्री मिलता है। बाई चांस अगर मल्टीपल एंट्री मिल गया तो भी उसमें एक क्लॉज आएगा कि नॉट मोर देन 15 डेज। ओके। और 1 महीने का वीजा देंगे, अभी आपको नॉट मोर देन 15 डेज स्टे, तो 15 दिन आप जो आपने जो वीजा अप्लाई किया है उस उतना ही रहेगा। उसके बाद आपको कंट्री छोड़ना पड़ेगा, और दूसरी बार जब आप एंटर होगे तो उतने दिन मिलेंगे नहीं। तो शेंजन में एक चीज है कि अगर आप शेंजन वीजा पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 टाइम अगर आप अप्लाई करते हो और 3 टाइम आप रेगुलर टाइम जो दिया है उसमें आपने कंट्री छोड़ दिया, सो ऑन द नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर आप चौथी बार अप्लाई करते हो तो शायद आपको 1 महीने का या 6 महीने का वीजा मिलेगा। ओके। पहले ऐसा नहीं मिलता है। सो इवन मेरा अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई एप्लीकेंट है जिसका टर्नओवर मोर देन करोड़ रुपीस है, उसके बैंक अकाउंट में भी 1.5-2 करोड़ रुपए पड़े, तो भी उसको तो जो मिलेगा वही मिलेगा। 15 दिन मांगा है तो पहली बार तो 15 दिन का ही वीजा आएगा। और जब हम शेंगन वीजा की बात करते हैं तो उसमें सारी यूरोपियन कंट्रीज आ जाती है या उसमें भी कोई डिफरेंस है? आशीष सर, आप 27 कंट्री शेंजन कंट्रीज में आते हैं, Okay. जिसमें यूरोपियन यूनियन ओके। जो पॉलिटिकली दे पीपल आर डिफरेंट देन यूके। एक्चुअली शेंजन कंट्री यूरोप का ही एक पार्ट है। ओके। तो उसमें एक अगर हम डॉक्यूमेंटेशन वाइज देखा जाए तो देर आर फ्यू डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायरिंग फॉर ऑल शेंजन कंट्रीज। ओके। उसका एक रूल्स ऐसा है शेंजन कंट्रीज में, अगर आप जहां पे आप लैंड करते हो वो कंट्री के कॉन्सुलेट में आपको वीजा अप्लाई करना है, नंबर 1। ओके। सो देर आर 3 or 4 मेजर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, लाइक यू नो बैंक स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, लास्ट 3 साल का आपको ITR आपको देना पड़ता है, एक फोटो स्पेसिफिकेशन है, वो सब ऑल 27 कंट्रीज में आपको देना पड़ता है। अगर नॉर्मली इंडियन पासपोर्ट के लिए VFS इज अ कंपनी हु इज हैंडलिंग ऑल शेंजन कंट्रीज वीजास। हमारे गुजरात में अहमदाबाद में उसका सेंटर है। कोई भी फैमिली, कोई भी पर्सन को जिसको भी शेंजन कंट्रीज का वीजा अप्लाई करना है, वो कॉन्सुलेट में उसको जाके वो ये सब डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं। उसका बायोमेट्रिक टेस्ट होता है, लाइक उसमें कोई इंटरव्यू नहीं रहता है। जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करता है, जैसे सर ने बोला, उसको डेट टू डेट मिलता है। तो एज ए ट्रैवलर, एज ए एजेंसी, हम क्या उसका प्रोफाइल देखते हैं। इफ दे पीपल आर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर, तो पर्टिकुलर डेट में हम उसको अप्लाई करने के लिए, हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम उसको अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। तो ये 27 कंट्री के लिए रूल्स आर ऑलमोस्ट सेम।
एवरी डे वी हैव टू चेक द रूल्स ऑफ ऑल कंट्रीज। लगभग अभी तक ऐसा कुछ रूल चेंज नहीं आया है। हाँ, एक बात है, अगर आप स्विट्जरलैंड वीजा अप्लाई करते हैं स्विट्जरलैंड के लिए, क्योंकि आपको पता है सर कि गुजराती आर नॉर्मली ही फॉर स्विट्जरलैंड। जो भी कोई गुजराती आउट ऑफ 10 9 ऐसा समझते हैं कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। वो सर डीडीएलजी के वजह से मतलब सब लोग of course, वहां पे yes. अभी स्विट्जरलैंड और यश जाएंगे। चोपड़ा का जो भी है सेटअप Yes. वहां पे, इसलिए तो स्विट्जरलैंड इज ओनली। नॉर्मली क्या होता है कि एक बार आपको वीजा मिल जाता है, आपको वीजा अप्रूव हो जाता है, तो उसका जो बायोमेट्रिक जो वैलिडिटी है वो 59 मंथ तक रहता है। अगर स्विट्जरलैंड के लिए क्या रहता है कि एवरी टाइम यू हैव टू गिव द बायोमेट्रिक। तो ये थोड़ा माइनर चेंजेस है दैट वी कैन टेक केयर ऑफ ऑल द ट्रैवलर्स एक्चुअली। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये शेंगन वीजा की आपने बात कर ली कि स्विट्जरलैंड के लिए सिर्फ आपको अलग से लेना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सब में आ जाएगा बायोमेट्रिक Yes. के लिए। ओके, इसके अलावा भी कोई कंट्रीज रहती है, जैसे कि अलग कोई यूनियन के, यूरोपियन यूनियन में किसी ने अलग से अपना यूनियन बनाया है? ऐसा कुछ है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिसको बोलते हैं। हाँ, क्या है ये स्कैंडिनेवियन नॉर्मली एक ऐसा समूह है कंट्री का, इसमें 3 या 5 कंट्रीज है। लाइक फिनलैंड है, उसका जो भी नॉर्वे है, ये जो 5 कंट्री उसने अलग से बना के रखे। उसका एक अदर ऑफ कोर्स उसका जो आप बोलते हैं जो फाइनेंस और वो सब तो यूरोपियन कंट्रीज में ही गिना जाता है। ओके, लेकिन उसने एक अलग से कंट्री बना रखे है जिसकी खुद की एयरलाइंस है, स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस। ओके, तो वो एक अलग से अट्रैक्शन आदमी लोग को देते हैं कि भाई आप अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आओ तो ये पर्टिकुलर साइट सीन आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। वीजा तो एक ही रहेंगे, वीजा एक ही रहता है, उसमें कोई अलग डिफरेंस नहीं वीजा है। एक ही रहता है। जो 27 कंट्री सर ने बोला, ऑल आर वीजाज, द डॉक्यूमेंटेशन वाइज, कंट्री वाइज वीजाज आर रिमेन द सेम, बट ओनली ज्योग्राफिकल वाइज दे पीपल आर डिफरेंट देन शेंजन कंट्रीज, जिसको यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। उसमें नॉर्डिक कंट्रीज है जो 3 कंट्रीज एक साथ में ज्वाइंट है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। उसके अलावा अभी नई कंट्री आई है वो आइसलैंड है। और ये लोगों का, इन लोगों में क्या होता है कि 6 महीने के लिए उन लोगों को बेसिकली विंटर रहता है और 6 महीने के लिए समर रहता है। अभी कभी कभी क्या होता है कि रात 3-4 घंटे की ही होती है, पूरा दिन आपको मिलेगा। कई बार होता है कि पूरी रात ही होती है, 2-3-4 घंटे के लिए दिन मिलता है। तो वो पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पे आपको अगर मालूम है तो जो स्काई में नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं, सो नॉर्दर्न लाइट्स वहाँ पे बहुत ही अच्छी दिखती है। सो नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए आप अभी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जा सकते हो, कनाडा जा सकते हो और रशिया जा सकते हो। सो ये एक ऐसा है वहाँ पे कि वो विंटर में भी इस तरीके से चल रहा है। इंडिया में सर कहीं पे दिखेगी नॉर्दर्न लाइट्स? इंडिया में नहीं दिखेगी, स्क्रीन पे दिखेगी सर, स्क्रीन पे दिखेगी आपको। कई बार वो होता है ना, वो उसको बोलते हैं वर्चुअल टूरिज्म। हाँ। अभी सोशल मीडिया की बात हुई थी तो मैं ये चीज भी बोलना चाहता हूँ कि कई लोग होते हैं ना, वो अपने फ्रेंड्स को थोड़ा क्या है कि अपने को कुछ प्रैंक करते हैं। तो प्रैंक करने के लिए ऐसे ग्रीन स्क्रीन के पीछे बैठ के वो वर्चुअल टूरिज्म करते हैं, जिसमें सोशल मीडियाज भी इन्वॉल्व होती है। और वो बोले कि हम लोग 3-4 दिन घूमने गए, पर वैसे ही जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं उसी तरह से वो लोग एफिल टावर के साथ फोटो खिंचवा लिया और वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, जब उसका वीजा भी बिना वीजा वो चला गया है। सो इस तरीके से भी आप नॉर्दर्न लाइट्स देख सकते हो सर, अगर इंडिया में। सर अगर आप किसी को भी आप लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप में से किसी को भी कोई भी टूरिज्म एक्सप्लोर करना है तो हमारे पास सर बहुत ही हाई एंड डिवाइस है। वहां पे हम उन्हें नॉर्दर्न लाइट्स भी दिखाते हैं, कनाडा भी दिखाते हैं, यूएसए भी दिखाते हैं। हाँ। और सर मैंने खुद ट्राई किया हुआ है तो जेन्युइनली फील आता है, मतलब कुछ देर के लिए आपको यही लगता है कि आप वही जगह पे चले गए हैं। ये चीज वर्चुअल रियलिटी, राइट। सो इन सच केसेस क्या होगा कि ये अभी कई टूरिज्म है, कई कंट्रीज है जिसमें उन लोगों के टूरिज्म बोर्ड ने ये निकाला है। तो आप उनका वीडियो डाउनलोड कर लो और फिर VR हेडसेट पे उनको देख सकते हैं, दिखा दो। सो अभी आपको अगर कनाडा का देखना है तो आप क्या देख सकते हो, वो कनाडा में अपना जो फॉल है ना, नायग्रा फॉल देख सकते हैं, राइट। सो वो नायग्रा फॉल का व्यू आप 360 में ऐसा देख सकते हो, और बहुत अच्छा। वो बहुत ही बढ़िया दिखता है कि भाई पानी यहाँ से बरस रहा है, राइट। सो ऐसा ही अभी अगर एशिया में आपको देखना है तो ये चीज आपको कहाँ पे मिलेगी? सो वो दुबई में मिलती है। ओके।
अभी इंडिया में भी स्टार्ट हुआ है, पर वो मैंने विजिट नहीं किया, पर मैंने जब दुबई विजिट किया था तब मैंने देखा था। तो ये वर्चुअल रियलिटी के टाइप ही ऐसा है कि वो पूरा स्क्रीन रहता है आपके 360 डिग्री, और आप अंदर खड़े हो तो आपको, जैसे मैंने उस टाइम पे वहां पे अफ्रीका विजिट किया था। ओके। तो उन लोगों ने मेरे को पर्टिकुलर इस तरीके से अफ्रीका विजिट करवाया जैसे अभी हाथी आ रहा है और मेरे को हटना पड़ेगा मेरी जगह से। ओके। तो दैट इज व्हाट द रियलिटी। वो लोग अभी फ्यूचर म्यूजियम आया है वहाँ पे, फिर एनिमल का एक उन लोगों ने प्लेनेट भी बनाया है। तो बहुत कुछ चीजें दुबई में वो लोग लेके आए हैं जिससे आपको भी ऐसा लगेगा पर कि आप कुछ अलग दुनिया में आ गए हो, राइट। हाँ, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे यूरोप में, तो यूरोप में भी ऐसा है। यूरोप में भी कई कंट्रीज है जिसमें ये चीज पहले से है, पर ये अभी एक्सप्लोर नहीं हुई है, राइट। तो जैसे आप फ्रांस जा रहे हो तो फ्रांस में जो लोग टूर कर रहे हैं तो वो 1-2 दिन का टूर कर रहे हैं। फ्रांस तो बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा है। जैसे इंडिया में टूर करते हैं तो आप क्या बोलते हो, तो ताजमहल। हाँ, तो वो उसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। तो इंडिया में जो फॉरेनर्स आते हैं तो वो लोग गोल्डन ट्रायंगल कर लिया तो पूरा इंडिया हो गया, तो ऐसा नहीं है। नहीं है, यस। आपके पास बहुत बहुत सारी जगह है इंडिया में देखने के लिए, राइट। वैसी ही वहां पे भी है, तो वो अगर एक्सप्लोर करनी है देन ऑल्सो यू कैन एक्सप्लोर। तो मैंने आगे पहले बोला कि जो यूरोपियन लोग होते हैं ना, वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं, 6-6 महीना घूमते हैं, तभी आप एक्सप्लोर कर पाओगे पर्टिकुलर कंट्री। तो सर अभी थोड़ा हम प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर मुझे शेंगन वीजा चाहिए तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं यूरोप के लिए, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, कौन सी चीजों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। वो फाइनेंस से रिलेटेड भी हो गया, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड हो गया, तो वो क्या क्या रहेगा। देखो इसमें क्या है कि जैसे आशीष भाई ने अभी बताया 27 कंट्री है। हाँ। अभी समझ लो कि आपको फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि कौन सी कंट्री में आप अराइव हो रहे हो, आपकी एक आइटनरी होनी चाहिए। ओके। एक आइटनरी कहाँ घूमने जाने वाले हो। पहली चीज के वीजा वहां पे अगर हम लोग करते हैं तो 2 टाइप का वीजा करते हैं, एक टूरिस्ट वीजा करते हैं, एक विजिटर वीजा करते हैं। ओके। विजिटर वीजा में क्या होता है कि आपका कोई रिलेटिव वहां पे रहता है या फ्रेंड रहता है तो आप उसी कंट्री में अप्लाई करोगे। अगर कोई नहीं रहता है तो आप उस कॉन्सुलेट को किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे कि आपको घूमने के लिए जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले एक आइटनरी बनानी पड़ेगी। तो आइटनरी किस हिसाब से बनाओगे, वो एक चीज टेक्निकली, या फिर आप उसको ऐसा बोल सकते हो कि आपको वो बनाना आना चाहिए, या फिर आप किसी ट्रैवल एजेंट को पकड़ो कि वो आपकी हेल्प करे उसमें। क्योंकि 27 कंट्रीज में आप जिस भी कंट्री में ज्यादा दिन रहते हो ना, वो कंट्री का वीजा चाहिए आपको। अगर मैं 15 दिन का वीजा लगा रहा हूँ तो मैं 27 कंट्री घूमूंगा ऐसा मैं बोल नहीं सकता। हाँ, राइट। तो मैं 15 दिन में 15 कंट्री घूमूंगा वो भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, यस। तो 15 दिन में मैं 12 कंट्री घूमूंगा, दैट माइट बी पॉसिबल। पर वो 12 दिन घूम रहा हूँ उसमें 1 या 2 कंट्री ऐसी होगी जिसमें मैं 2 दिन या 3 दिन रह रहा हूँ। ओके। तो वो पूरी आइटनरी डिजाइन करनी पड़ेगी। अगर मैं 5-5 दिन सभी में ले रहा हूँ, शेंगन वीजा के बाद भी आपको उस कंट्री के पर्टिकुलर वीजा लेने होंगे अलग नहीं, से? वो कंट्री में हमें अप्लाई करना है, वो कॉन्सुलेट में, वो कॉन्सुलेट में हमें अप्लाई करना है। होगे तो वो कॉन्सुलेट में आपको जो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आपको बायोमेट्रिक देना पड़ेगा, और आपको वीजा में आपको शेंजन कंट्री में लिखा जाएगा, और जो भी कॉन्सुलेट में आपने किया होगा उसका 3 लेटर कोड मिलेगा। ओके। तो समझ लो कि अभी मैंने 15 दिन लिया, तीनों कंट्री में मैं 3 कंट्री घूम रहा हूँ, मैं 5-5 दिन सभी में घूम रहा हूँ, तो मैं 3 में से किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि सभी में सिमिलर है। अभी कोई कंट्री ऐसी है कि जिसमें मैं 6 दिन रह रहा हूँ और दूसरी 2 कंट्री में मैं 4 या 5 दिन रह रहा हूँ, तो जो जिस कंट्री में मैं 6 दिन रह रहा हूँ ना, उसी कंट्री में मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा। अभी आपको एप्लीकेशन करना है, और जितने भी लोग आते हैं जैसे ट्रैवलर्स आते हैं तो उनको ऐसा होता है कि मेरे को 3 महीने में या अभी 1 महीने में जाना है। तो ये हम एडवाइस, ऐसा ट्रैवल एजेंट हम ये एडवाइस करते हैं कि आप 6 महीने पहले ये प्रोग्राम करो। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी VFS में डेट नहीं मिल रही है। अभी आपने तो डिजाइन कर लिया कि मेरे को स्विट्जरलैंड जाना है, पर स्विट्जरलैंड की डेट ही नहीं मिल रही है, तब क्या करोगे। तो वो पूरा आपको आइटनरी चेंज करना पड़ेगा, राइट। इन सच केसेस कई बार कई लोग बोलते हैं कि हम लोग एक काम करते हैं, दूसरी कंट्री में वीजा अप्लाई कर देते हैं और वहां से लैंड होके वहां शेंजन स्विट्जरलैंड में हम चले जाएंगे। तो ये एक रिस्क फैक्टर होता है, कभी कभी आपको अलाउ नहीं करेंगे वहां से।
तो आपका उतरने के बाद आपको इमिग्रेशन में आपको वीज़ा ऑफिसर के सामने पूरी आइटनरी एक्सप्लेन करनी पड़ती है, अगर वो डिमांड करता है तो। और इन सच केस आपकी आइटनरी चेंज हो गई है तो देयर आर चांसेस को आपको डिनाई कर देते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि अगर हमें कनाडा जाना है और वाया यूएसए अगर हमें टिकट मिलती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है। हाँ। तो यूरोप में ऐसा कुछ है कि जहाँ पे कोई अलग से उनके ट्रांजिट वीजा के रूल्स अलग से रहते हैं, ऐसा कोई? हाँ, होता है ना। अगर आप इंडिया से ट्रैवल करते हो यूएस या कनाडा, नहीं, यूरोप में ऐसी कोई कंट्री है जो यूएसए में जैसे ट्रांजिट वीजा से आप कनाडा नहीं जा सकते? हाँ, तो ऐसा कोई कंट्री नहीं, यूरोप में तो एक बार यूरोप का वीजा है तो आप कोई भी कंट्री में यूरोपियन यूनियन में आप घूम सकते हो। ओके, इन स्पाइट कि आपका वीजा वैलिड है, उतने टाइम में आप कहीं पे भी घूम सकते कहीं पे भी घूम सकते हैं। या। कोई ऐसा ट्रैवल हैक आप बताना चाहेंगे कि ये अगर आपको पता है तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा बेनिफिट होगा? अभी देखो, सब लोग अप्लाई करते हैं वीजा के लिए तो हाँ। ग्रीस की डेट जल्दी मिल जाती है। ओके, सो अगर आप आइटनरी बना रहे हो तो ग्रीस की डेट डाल के आप ग्रीस से स्टार्ट कर लो ओके, अपनी टूर। तो 5 या 6 दिन हम ग्रीस में दिखा देंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो वो अभी आपको 1 महीने में जाना है तो भी वीज़ा हो सकता है ग्रीस का, राइट। तो डेट जल्दी मिल रही है। अगर हैक्स में आप बता रहे हो तो कई लोग ऐसा भी हैक करते हैं कि यहाँ से CIS कंट्री चले जाते हैं क्योंकि Okay. यूरोप का वीज़ा नहीं लगता है। जैसे आप ये क्या है CIS कंट्री? CIS कंट्री जो होता है वो कॉमन कंट्रीज ऑफ क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट। ओके, इंडिपेंडेंस। कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट उसको ये बोलते हैं। तो वो अभी रशिया से अलग हुई थी ओके, और अब यूरोप में एंटर नहीं हुई है। पर यूरोप के लिए उनके वहां से अगर कोई अप्लाई करता है देन इट विल बी इजी फॉर देम। ओके, सो कई लोग ऐसा है कि जो इंडिया में अप्लाई किया नहीं मिला तो वो आर्मेनिया जाके अप्लाई कर देंगे। सो वहाँ का 90 डेज या 21 डेज का वीजा लेंगे। वहाँ पे जाके कई लोग TRC कार्ड कन्वर्ट करते हैं, जो टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड होता है, वो 90 दिनों से लेके 180 डेज तक मिलता है आपको। और वहाँ पे रह के फिर बाद में वो यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ भी अभी बहुत इंडिया में चल रही है, पर अब नाउ दे नोज के ये चीज़ हो रही है तो इसके वजह से सक्सेस रेशियो भी कम हो गया है। कई लोग आर्मेनिया में भी से वहाँ से भी वापस आ जाते हैं। तो ऐसा ही एक अलग सा फील होता है, जैसे हम ग्रे मार्केट बोलते हैं वैसा ही, कि यूरोप का ग्रे मार्केट के हिसाब से हम करके आए वहाँ पे, तो आर्मेनिया घूम के आए। मगर यूरोप में भी यूरोप का जो कल्चर है वही कल्चर, सिमिलर कल्चर आपको दिखेगा। उसको बोलते हैं हम जो ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप ऐसा बोलते हैं, राइट। और सेंट्रल यूरोप, अभी सेंट्रल यूरोप भी आता है। सो अगर हम देखने जाए तो हमारा वेस्ट में कौन सी कंट्रीज आती है, वेस्टर्न कंट्रीज? ओके, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जो बाली से लेके सब कुछ आ गया है, मतलब जो पैसिफिक रूट्स बोलते हैं, उसका घड़ी हमारे से आगे चल रही है। ओके, इसकी घड़ी, ये सर ये बात कर रहे हैं। ओके, सो उस हिसाब से वही कंट्रीज गिने जाते हैं। अभी यूरोप में भी अच्छी कंट्रीज और बुरी कंट्रीज, वो उनका दोनों का चल रहा है बहुत पहले से। अच्छा, सो यूरोप में सभी कंट्रीज का एक जैसा नहीं है। अगर आप देखोगे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सो उनका बड़ा हाथ रहा है, यस, सबसे ऊंचा। फिर स्पेन है, पोर्टुगल है, हाँ, फिर नेदरलैंड्स है। अभी लग्जमबर्ग मार्केट में आया हुआ है, बहुत ही ज्यादा आ रहा है, राइट। सो लग्जमबर्ग, तो वो जो कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज है ना, उसके सामने जो उनकी ईस्टर्न कंट्रीज है, जैसे पोलैंड है, सोल्वोकिया है, लुथियाना है, तो ये सब कंट्रीज में इतना मार्केट नहीं है। अगर आप वो कंट्री में अप्लाई करोगे तो जल्दी वीजा मिल जाएगा। तो ये एक हैक है कि आप वो कंट्री का वीजा अप्लाई करके फिर घूमने जा सकते हैं। और जैसे कि यूरोप में उनका जिंगोइज्म जो अपने कल्चर के प्रति रहता है, अपनी लैंग्वेज के प्रति रहता है, वो नेक्स्ट लेवल का रहता है। तो जब हम घूमने जा रहे हैं तब ऐसी कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को लेकर, क्योंकि हर एक कंट्री की अपनी अलग लैंग्वेज होगी, तो कोई दिक्कत आती है वहां पे? ऐसी दिक्कत नहीं है क्योंकि यूरोप में रूल्स बहुत स्ट्रांग है। अगर आप घूमने जाते हो और वहाँ पे आप कार हायर कर रहे हो या फिर कोई भी व्हीकल हायर कर रहे हो, उसमें जो ड्राइवर है उसकी पर्टिकुलर वैलिडिटी होती है, वो सिर्फ 8 घंटे ही काम करेगा। ओके, अगर उसमें भी ऐसा है कि आपको अगर वो लेके जा रहा है तो 2 घंटे कंटिन्यूअस ड्राइव करेगा तो वो 15 या 20 मिनट के लिए हॉल्ट करेगा ही करेगा। ओके, अगर वो नहीं करता है और उनका जो सिस्टम होता है उसमें पुलिस कभी भी आके चेक करेगी। अगर उसको लग रहा है कि उसने 2 घंटे या 3 घंटे कंटिन्यूअस चलाई है गाड़ी तो उसको फाइन आता है। अच्छा, तो वो बहुत ही अच्छा है, अपने लिए भी अच्छा है कि हम ज्यादा, यहाँ पे क्या होता है कि सुबह से शाम अपना ड्राइवर तो चलाता रहता है, पर वहाँ पे ऐसा नहीं है। वो 2 घंटे जाके एक जगह पे रुकेगा अच्छी तरह से, और वहाँ पे घूमने का
हाफ डे और फुल डे. फुल डे डेट मीन्स 6 to 7 hours मैक्सिमम. ओके. हाफ डे मीन्स 3 to 4 hours. अच्छा. तो आप ऐसा ही घूमोगे. आपका घूमना है तो वहां पे. और अपने इंडियंस जो होते हैं ना, वो एक मजे की बात बताता हूँ कि यहाँ पे इंडिया में अगर हम शाम को या बाहर वीकेंड्स होता है या फिर कोई हॉलीडे होती है तो सब लोग क्या बाहर जाते हैं, भाई मैक्सिकन फूड चाहिए, इटालियन फूड चाहिए, ऐसा Yes. ऐसा सब बोलते हैं, राइट. अभी वहां पे जाते हैं तो गुजराती फूड ढूंढते हैं. बोले इंडियन फूड दो, इंडियन फूड मतलब मिला. तो वहां पे इंडियन फूड की दिक्कत आ जाती है. हाँ. तो कई कंट्रीज ऐसी है कि जहाँ पे हम इंडियन फूड प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उस जगह पे कैरेवन लेके जाते हैं. सो वो अलग से कैरेवन हायर करते हैं, उसमें वो लोग इंडियन फूड बनाते हैं, इंडियन का किचन रहता है. और कई कंट्रीज है जिसमें इंडियन मील्स मिल जाता है, इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाता है. सो अभी आप जैसे ईस्टर्न कंट्रीज, मैंने बोला पोलैंड है, तो पोलैंड में गुजराती कल्चर है तो वहां पे आपको मिल जाएगा. बराबर. वेनिस में नहीं मिलेगा. अच्छा. राइट. क्रोएशिया में नहीं मिलेगा. तो वहां पे थोड़ा दिक्कत आता है. जैसे बड़ौदा में आप उतरे हो तो अहमदाबाद रेस्टोरेंट है, पर अहमदाबाद खाने के लिए 2 घंटे नहीं जाएंगे. तो ये सब चीज रहती है. हाँ. और मैकडोनल्ड्स अगर देखें तो मैकडोनल्ड्स यहाँ पे ही वेजिटेरियन दिख रहा है, वहां पे पूरा नॉनवेज रहता है. तो आपको कोई भी वेजिटेरियन मिलता नहीं है. तो उस टाइम में KFC है तो वो भी नॉनवेज है. फिर सबवे में जाते हैं सब लोग, बोले सबवे जहाँ पे मिले ना वहां पे रुको. तो ये चीज रहती है यूरोप में. बाकी स्विट्जरलैंड बहुत ही बढ़िया चीज जगह है. आप जितने भी इंडियंस गए हैं उसमें अगर हम पूछे कि आप 12 कंट्री घूम के आए, आपको कौन सा कंट्री अच्छी लगा, या 10 कंट्री घूम के आए या 5 कंट्री घूम के आए, तो सब लोगों का कहना स्विट्जरलैंड रहता है. और स्विट्जरलैंड की आप अगर अकेले की ही स्विट्जरलैंड की ट्रिप करो तो आपके पास 15 दिन कम है. ओके. आप 15 दिन के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हो ना, तब भी पूरा नहीं घूमोगे. तो सर आपने तो मतलब पूरी यूरोप की ट्रैवल की हुई है, तो आपके हिसाब से अगर हम कहें कि 3 बेस्ट कंट्री कौन सी है कि जहाँ पे घूमना कल्चर के हिसाब से या बाकी कई तरीके से देखा जाए तो सबसे बेस्ट रहती है? देखो वो भी कंट्रीज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो पहला तो मैं स्विट्जरलैंड को ही दूंगा. यस. दूसरा अगर मेरे को इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तो मैं जाऊंगा इटली, रोम. ओके. रोम. यस. ठीक है. अगर वही सेकंड हिस्ट्री में जाता हूँ तो मैं फ्रांस जा सकता हूँ, आईफिल टावर. और वो थोड़ा टेक्नोलॉजी में ज्यादा अच्छा है. फिर अगर मेरे को नेचर में इंटरेस्ट है तो मैं एम्स्टर्डम, हॉलैंड, वहां पे जाऊंगा. वहां टूलिप्स और वो सब मेरे को मिलेगा. ओके. ठीक है. अगर दूसरा लग्जमबर्ग भी अभी जो जैसे दुबई यहाँ पे डेवलप हो रहा है वैसे यूरोप में लग्जमबर्ग डेवलप हो रहा है. ओके. तो वहां पे अगर आप सिटी एंड में जाना चाहते हो जैसे सिंगापुर और दुबई है, वैसा ही वहां पे लग्जमबर्ग है. फिर अगर आप फेस्टिवल्स में जाना चाहते हो तो आप जाते हो स्पेन में. स्पेन में. यस. राइट. और थोड़ा बहुत अगर अगेन गोवा का फील चाहिए आपको यूरोप में तो आप जाओ पोर्टुगल. सो वहाँ गोवा में जो लोग थे वो पोर्टुगीज लोग थे, तो वैसा ही पोर्टुगल भी आपको दिखेगा. तो इस तरीके से आप घूम सकते हो. अगर आपको वहाँ पे बीच का फीलिंग ऐसा कुछ चाहिए आइलैंड जैसा तो आप माल्टा जा सकते हो. ओके. क्रोएशिया जा सकते हो. तो वो सब वहाँ पे आपको ऐसा मिल सकता है. फिर ग्रीस भी है, जो ग्रीस में बहुत सारे आइलैंड है, जैसे मालदीव्स है यहाँ पे. तो ऐसा वहाँ पे ग्रीस को हम यूरोप का मालदीव्स बोल सकते हैं कि वहाँ पे भी बहुत सारे आइलैंड्स है. तो आपके इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस ऑफ. अगर आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखना है तो आप जाओ नॉर्वे, स्वीडन. राइट. इग्लू में रहना है तो आइसलैंड चले जाओ. राइट. पूरा एक ही दिन में 24 घंटे जो है, जैसे होता है कि दिन मैंने देखा 18 घंटे का दिन, तो वो आप वहां पे जाके देख सकते हो. और बहुत सारे हैप्पी पीपल देखने हैं तो आप फिनलैंड चले जाओ. ओके. तो फिनलैंड इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अगर आपने सुना होगा तो वैसा आता है. राइट. तो ये सब चीज अलग अलग है. अगर जर्मनी है, हिस्ट्री या बर्लिन इज द कैपिटल, तो वहाँ पे जर्मनी भी हिस्टोरिकल इज. आपने सर बोला ना टेक्नोलॉजी में जर्मनी आता है. एब्सोल्युटली. जर्मनी, फ्रांस. हाँ सर, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मतलब आपने जो पहला क्वेश्चन किया ना कि लैंग्वेज बैरियर्स है कि नहीं वहां पे जाके. यस. नॉर्मली लैंग्वेज बैरियर्स कोई भी कंट्री में नहीं है, क्योंकि दे ऑल आर, हम जिसको बोलते हैं ना कि वो टूरिस्ट के ऊपर दे पीपल आर डिपेंड. या तो अगर हम कोई भी गुजराती जाता है, कोई भी साउथ इंडियन या जो कोई भी जाते हैं वहां पे, तो उसको हमने आज तक ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं देखा है कि हमको जर्मनी में पर्टिकुलर जर्मन लैंग्वेज का प्रॉब्लम हुआ, फ्रांस में हमने फ्रेंच का प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि ऑल गाइड्स आर इंग्लिश स्पोकन.
और उसको भी पता है कि अपना टेक्सचर क्या है। कोई भी पब्लिक कोई भी जाता है, या एक बंगाली जाता है या साउथ इंडियन ट्रैवल करते हैं या गुजराती ट्रैवल करते हैं, तो उसको पता है कि उसका टेक्सचर क्या है, हमको लाइक डिसलाइक क्या है हमारा। हाँ। तो उसके पास ये जो एक वो जो रहता है ना, जो वो क्विक मेजरमेंट ले लेते हैं कि ये इसको यही चाहिए, तो अकॉर्डिंगली दे पीपल आर सर्विंग अस एक्चुअली। तो सर और एक सवाल कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे घूमना तो है लेकिन कई बार डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गलतियां हो जाती है, फाइनेंस में कुछ गलतियां हो जाती है, आइटनरी में कुछ गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए जब आप पहली बार वीजा अप्लाई कर रहे हो, पर्टिकुलरली यूरोप के लिए? देखो इसमें ये मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि जब भी आप यूरोप का प्लान करते हो तो आप 6 से 8 महीने पहले करो। पहली ओके। चीज वो क्यों? क्योंकि यूरोप में जब आप वीजा अप्लाई करोगे तब आपको पूरा आपके आइटनरी तो बनानी पड़ेगी, उसके अलावा हर एक दिन का होटल बुकिंग कंफर्मेशन होना चाहिए। ओके। और वो होटल के एंड से होना चाहिए, नहीं कि मैंने अभी booking.com या फिर अगोडा या ऑनलाइन मेक माई ट्रिप से कर दिया। वो चलता है पर कभी कभी वो वेरीफाई करते हैं ना, तो वेरिफिकेशन कब होता है कि जैसे मैंने अभी ऑनलाइन कर दिया बुकिंग, पर वेरीफाई मैं होटल में जब तभी कर पाऊंगा कि किसी ने मेरे को कंफर्म किया है। सो वो होटल का भी अलग कंफर्मेशन नंबर आता है, ये ऑनलाइन कंफर्मेशन रहता है। सो जैसे होटल का कंफर्मेशन नंबर और मैं नाम लिखूंगा, जैसे कि भाई ध्रुदीप भाई ने कानन से कंफर्म किया है, तो जब भी वीजा ऑफिसर चेक करता है तो उसको मालूम रहता है कि कानन से ध्रुदीप भाई ने कंफर्म किया है, दैट मींस जेन्युइन। अभी वो जेन्युइनिटी कब रहती है कि जब आप पेमेंट करते हो। बाकी विदाउट पेमेंट आपको ऑनलाइन कंफर्मेशन मिलता है। जब आपने पेमेंट किया है, आपने कंफर्म किया है, तो वो होटल से भी कंफर्मेशन नंबर आएगा। सो अगर आपने 6 महीने का सोचा है, आपने वीजा एप्लीकेशन और ये सब डॉक्यूमेंटेशन आपने कर दिया, अगर आपका बैलेंस है सही तरीके से, अगर आप देख रहे हो कि मेरी आइटनरी 10 दिन की है, 10 दिन में मेरा खर्चा 2 लाख रुपया हो रहा है, तो मेरे पास एटलीस्ट 10 लाख रुपया होना चाहिए, तभी मैं घूमने जा सकूंगा। अगर फिर मैं 6 लाख दिखाऊंगा तो मेरा वीजा रिजेक्ट फाइनेंशियल रीजन से हो सकता है। ओके। राइट, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। अगर आप 6 महीने बाकी है तो आप 3-4 महीने और वेट करो कि भाई मेरे को थोड़ा फंड्स इकट्ठा कर लो, आपकी आइटनरी के हिसाब से आप ट्रैवल करो, या फिर आइटनरी कम कर दो, 10 दिन की मैं 7 दिन की आइटनरी कर सकता हूँ। और हम तो क्या करते हैं, मैं और विकी सर, उसका प्रोफाइल देख के एक सिंपलीफाई करते हैं कि भाई अगर कोई पर्सन आता है कि मेरे पास मी माय वाइफ एंड माय चाइल्ड वांट्स टू गो टू यूरोप, तो हम क्या करते हैं, पर डे 65 to 75 यूरो उसके पास उसके बैंक में होना चाहिए। नंबर 1 प्लस उसके पास पर पर्सन 1,30,000 to 1,50,000 उसके पास होना चाहिए। तो ये सब हम कंबाइन करके एक हम प्रोफाइल निकालते हैं, उसी हिसाब से उसको आइटनरी सजेस्ट करते हैं। तो क्या है कि वीजा रिजेक्शन का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए हम वी आर डूइंग उसी हिसाब से हम वर्क करते हैं। और ये चीज तो हुई, उसके बाद क्या होता है कि अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस भी कंफर्म करवाना पड़ेगा। एयर टिकट्स कंफर्मेशन नहीं चाहिए, वो आप टेंटेटिव दे सकते हो। अभी ये सब कुछ मैंने कंफर्म करके जैसे वीजा अप्लाई किया, तो मेरे हाथ में या आपके हाथ में नहीं है, जैसे वीजा एप्लीकेशन लॉन्च हो गया। अभी लॉन्च होने के बाद क्या होता है, वीजा ऑफिसर पे डिपेंड रहता है, वो 15 वर्किंग डेज बोलते हैं। तो उसमें भी एक चीज लिखी हुई है उन लोगों ने कि 50% ऑफ द केसेस या 90% ऑफ द केसेस विल बी क्लियर्ड इन 15 वर्किंग डेज। सो समझ लो 90% ऑफ केसेस विल बी क्लियर्ड इन 15 वर्किंग डेज। अभी हमारा 10% में आया तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। सो इट माइट टेक्स 1 मंथ, इट माइट टेक्स 28 डेज। तो अगर हमारा वीजा रिजेक्ट हुआ तो हमने 6 महीने पहले प्लान किया है, तो एक चीज है कि हम रीअप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है। दूसरी चीज है कि अगर हमें रीअप्लाई नहीं करना है, हमें कैंसिल करना है, तो भी हमें मैक्सिमम रिफंड मिल सकेगा होटल से, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम पहले होटल बुकिंग कैंसिलेशन कर रहे हैं। अगर 30 दिन पहले मैं कर रहा हूं तो मेरा एटलीस्ट 10% कटेगा, तो ऐसा है तो मेरा 10% कटेगा। पर अब अभी मैंने समझ लो कि 3 महीने का प्लान किया और मैं अप्लाई वीजा किया और मेरे पास 28 या 30 दिन बाद रिजल्ट आया और मैं वो कैटेगरी में आ गया कि विद इन 30 डेज, तो मेरा ऐसा चांसेस है कि मेरा 25% या 50% ऑफ द बुकिंग अमाउंट विल बी नॉन रिफंडेबल। तो ये अल्टीमेटली वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है। तो ये हम जितने भी लोग आते हैं उनको बताते हैं। दूसरी चीज है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर यूरोप कंट्री है, जैसे वर्ल्ड में 5 कंट्री है, एक यूएस, एक कनाडा, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्री कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपका विजिट ये 5 कंट्री में से कोई भी एक कंट्री में है
विद इन लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, और आप जाके वापस आए हो तो ये कंट्री में आपका वीजा इजी हो जाएगा। ओके। इसके अलावा दूसरी जो कंट्रीज है, मतलब कि अगर मुझे यूएस का विजिटर वीजा करना है या कनाडा का विजिटर वीजा करना है और अगर मैंने यूरोप की ट्रिप की हुई है, हाँ, तो मुझे बेनिफिट हो सकता है। यस, ये बेनिफिट हो सकता है क्योंकि आपने वो दिखाया है कि मैं यूरोप गया हूं और वापस आया हूं विद इन टाइम पीरियड। ओके। राइट, ऐसा ही अगर आपके पास कनाडा का वीजा है तो आपको यूएस का वीजा मिलना इजी हो जाता है। यस। राइट, अगर यूएस का वीजा मिल है तो आप कनाडा का वीजा मिलना इजी हो जाता है। इज द सेम वे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी ऐसा है। सेम है, yes. तो ये यूके और यूरोप में भी ऐसा था। अभी यूरोप और यूके अलग हो गए, पर अगेन ये चीज तो है ही, ये हमने देखी हुई है कि आपका यूरोप का वीजा है या यूके का वीजा है, देन आपका चांसेस बढ़ जाता है वीजा मिलने का। अभी जिस चीज का इन 6 कंट्री में वीजा नहीं है और मेरे को अगर इस कंट्री का वीजा चाहिए, तो पहला तो एक गेम ही होता है कि अप्लाई कर दो अगर हो गया तो लग गया, तो लक बाय चांस होता है। कई लोग बोलते हैं गारंटी मैं देता हूँ, पर ये चीज ऐसी नहीं होती है। गारंटी हम लोग नहीं दे सकते, ये वीजा ऑफिसर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और दूसरी चीज, आपको इंडिया में स्ट्रॉन्ग टाइप दिखाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हम एसओपी। जो स्टूडेंट में हम एसओपी बोलते हैं, जैसे इसमें क्या बोलते हैं कि कवरिंग लेटर हमें बनाना पड़ता है। तो हम कवरिंग लेटर बना के एम्बेसी वालों को, जो वीजा ऑफिसर है, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई मैं ये दिन इतनी कंट्रीज विजिट करना चाहता हूँ, मेरे पास इतना फंड है और मैं मेरी पोजीशन ये कंपनी में XYZ पर्सन की है और मैं ये एम्प्लॉय हूँ और इतने टाइम का मेरे को लीव लेटर मिला है, या फिर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो मेरी कंपनी में मैं अगर नहीं हूँ तो मेरे भी यहाँ पे ये बंदा हैंडल करेगा और मैं इतने दिन में वापस आ जाऊंगा। तो इंडिया में भी स्ट्रॉन्ग टाइप्स दिखाना पड़ता है, तभी आपको विजिटर वीजा मिलेगा। वरना उन लोगों को ऐसा ही है, एक रीजन देंगे कि आप वापस नहीं आओगे, फाइनेंशियल रीजन के वजह से रिजेक्शन होता है कि फाइनेंस अच्छा नहीं है। बाकी कॉमन रीजन सबको यही मिलता है कि आई डोंट थिंक कि आप वापस आओगे, वीजा रिजेक्टेड। तो ये चीज होती है। तो आपको ये चीज नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको प्लान आउट अगर यूरोप का करना है तो 6 महीने पहले करो, ऑस्ट्रेलिया का करना है तो 4 महीने पहले करो, न्यूजीलैंड का करना है तो अगेन 6 महीने पहले करो। राइट, यूके 4 to 5 months ओके है। यूके में भी अभी एक है कि लाइक आपको 1 दिन में वीजा या 2 दिन में वीजा मिलता है, वो फास्ट ट्रैक है, तो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा वहां पे। ऐसे यूरोप में नहीं है, पर यूरोप में आप कोई कंट्री चूज करो जिसमें आपको फास्ट अपॉइंटमेंट मिल जाए। राइट। तो सर अभी लास्ट में बस मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो लोग पहली बार ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, उनको अगर कोई टिप्स देनी है आपको, तो वो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? ये तो अभी बताया, जैसे आप प्लान आउट अच्छी तरह से करो। अगर यूरोप जाना चाहते हो तो यूरोप में अगर देखो यूरोप घूमना है ना, तो आप अप्रैल से लेके अक्टूबर तक घूम सकते हो। ओके। ये एक चीज समझ लो, इंडियंस के लिए यही पर्टिकुलर है जहां पे यूरोप में, पूरे यूरोप में ट्रिप चलती है। अगर घूमना है तो ये विजिटर वीजा चाहिए तो आप कभी भी ले सकते हो। अच्छा, क्योंकि विजिटर वीजा के अलावा कोई वीजास होते हैं? विजिटर और टूरिस्ट रहता है, फिर उसमें वर्किंग वीजास भी कई होते हैं। जैसे डी टाइप वीजा होता है, जो जॉब सीकर वीजा होता है, वर्क परमिट रहता है, TRC कार्ड वीजा रहता है, डी वीजा रहता है, सी सो बिजनेस वीजा रहता है। जैसे कि मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना है तो वो बिजनेस वीजा कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि नॉर्मली विजिटर वीजा से वो क्या डिफरेंस होता है डॉक्यूमेंटेशन में, कि विजिटर वीजा में आपको कोई बुलाता है, स्पॉन्सर करेगा, ये आएगा और मेरे घर पे रहेगा। यस। टूरिस्ट वीजा में क्या रहता है, होटल कंफर्मेशन रहता है। यस। और बिजनेस वीजा में क्या रहता है कि कोई कंपनी उसको इनविटेशन भेजेगी कि भाई ये बंदा यहाँ पे आएगा, दिस पर्सन इज ट्रैवलिंग टू हर्स एंड टू मीटिंग विद अस एंड फॉर बिजनेस डेवलपमेंट एंड ऑल, एंड उसका जो भी रहने का जो भी स्टे है, देन विल बी टेकन केयर बाय अस। उसमें उसकी कंपनी, जो भी कंट्री की कंपनी उसमें इन्वॉल्व होती है, तो अकॉर्डिंगली दे पीपल आर इशूइंग अ वीजा। अगर किसी को विजिटर वीजा या किसी भी तरीके से यूरोप में जाना है और वो अगर आपके पास आता है, तो पूरा काम उसका हो जाएगा। राइट, एब्सोल्युटली। अभी एक नया वीजा जो, जैसे अभी आपने बताया बिजनेस वीजा, तो बिजनेस वीजा में एक नई कैटेगरी भी है, ट्रेड फेयर की आई है। अच्छा। सो वो ट्रेड फेयर में क्या होता है कि आपको ट्रेड फेयर का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वहां पे आपको बिजनेस बायर एज अ बायर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आपका वो रजिस्ट्रेशन है, जिसको होस्टेड बायर बोलते हैं। ओके। सो होस्टेड बायर्स में क्या होता है कि जो लोग ट्रेड फेयर करते हैं ना, वो लोग ही आपको स्पॉन्सर करते हैं।
अगर आपके पास कोई कंपनी नहीं है, जैसे सर ने बोला है कि भाई कंपनी आपको स्पॉन्सर देगी, अभी कौन सी कंपनी देगी? तो जो काम कर रहा है मल्टीनेशनल कंपनी में उसी को चांस मिलेगा। पर जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं कर रहा है, जिसकी लोकल कंपनी है और जिसको देखने जाना है, तो इन सच केसेस वो आप होस्टेड बायर एज अ फेयर में आप जा सकते हो। तो ये भी हम इन शॉर्ट में लेके आ रहे हैं। अभी हमारे पास ये ट्रेड फेयर का एक दुबई का आया हुआ है, और नेक्स्ट वी आर प्लानिंग फॉर यूरोप। सो यहाँ से कंपनीज में, जैसे जो ट्रेड फेयर रहता है, अभी फूड का ट्रेड फेयर आ रहा है तो जो फरवरी महीने में, तो उसका भी एक आइटनरी डिजाइन किया है। वैसा ही जर्मनी में भी K5 आता है, और चाइना में गोंजाओ में आता है, नॉर्मल कैंटन फेयर बोलते हैं उसको, जिसको बोलते हैं। तो ये भी हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसमें आपका फेयर में आपका वीजा करवा सकते हैं। ओके। सो उसमें आप क्या करो कि आप पहली बार अगर ट्रेड फेयर का बिजनेस वीजा लग गया तो पहली बार आप जाके वापिस आ जाओ, वहां पे देख के, वहां से कॉन्टेक्ट लिया है वो सब देख के वापिस आ सकते हो। फिर बाद में दूसरी बार वहां पे वो कंपनी में अप्लाई करो देखने के लिए, जाने के लिए कि भाई मेरे को अभी इंटरेस्टेड है canon.co में, तो मैं देखने आ सकता हूँ या नहीं आ सकता। तो आप अगर मेरे को इन्वाइट करते हो तो मैं आऊँगा, यहाँ पे 2 दिन घूमूंगा, कानन की सब ऑफिस देखूंगा, फिर बाद में थोड़े बहुत जो बिजनेस टाइप्स होंगे, सो इस तरीके से भी आपका बिजनेस बढ़ सकता है। तो ये भी आप रिपीटेडली आप यूरोप में अगर बिजनेस करना चाहते हो तो इस तरीके के आपके ऑप्शंस है कि आप जाओ, एक्सप्लोर करो, और फिर वहां से कॉन्टेक्ट लेके आप अपना बिजनेस टाइप सेट करो। तो ये भी हम कर सकते हैं, तो वी आर देयर के हम लोग आपको हेल्प करेंगे इसमें। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पेंडिंग योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा, क्योंकि स्टूडेंट वीजा की बात तो हम अक्सर करते हैं, लेकिन आज हमने बात की कि अगर आपको घूमने जाना है, पूरी दुनिया घूमनी है, तो कैसे आप घूम सकते हो। हालांकि अगर आपको जानना है कि विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड किस तरीके से आप फ्री में दुनिया घूम सकते हैं, तो आप विकी सर को मिल लेना। वो कुछ ना कुछ, मतलब फ्री में तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ हैक बताएंगे कि जहां पे ये बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आधी दुनिया घूमी हुई है, तो उन्हें पता है कि कहां पे कैसे किस तरीके से ज्यादातर ट्रैवलर्स ये सारी ट्रिक्स का यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स आपको भी यहाँ पे मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खास खबरों के लिए और ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट।